एक ही तरह का है। अच्छा आप तो दिखोगे नहीं ऐसे फिर। एक काम करते थे, हाँ। इसी में बीच में डाल देते मेरे कैमरा आएगा ये। कि भाई आप आ रहे हैं इसको बैठो, आप बैठे हैं भाई। ऐसे ठीक है। जो भी देख रहा है देखेगा सभी को नमस्कार। नमस्कार। ये आप मेरे दोस्त हैं डॉक्टर रवि। अब कैसे इंट्रोड्यूस करूं, पहले एक हल्के में बता दीजिए कि आप क्या क्या चीज़ों से डील करते हैं और फिर मैं शुरू करता हूं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले दीप भाई थैंक यू मेरे को अपने साथ लाइव लेने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह भैसोड़ा है। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं स्पर्श न्यूरो साइकेट्री सेंटर में बैठता हूँ। बेसिकली हम लोग जो भी मानसिक बीमारियाँ रहती हैं, डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो गई, एडिक्शन हो गई, उन सब से हम लोग डील करते हैं बेसिकली। ओके। मैंने टॉपिक वैसे शेयर कर दिया है। फर्स्ट आते हैं बच्चों और बूढ़ों में सबसे ज़्यादा आजकल बीमारी ही है एग्जैक्टली। हाँ। बीमारी बोलो या जो भी समझो इसको, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी बच्चों में और बुजुर्गों में और सभी में है आजकल। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज और हाउ टू क्योर एंड हाउ टू हैंडल, हाउ टू मैनेज प्रिसाइसली आप थोड़ा बताइएगा। मैं एक छोटा सा पेन ले लेता हूँ हाँ नोट के लिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि सबसे पहले हम बेसिकली डिप्रेशन की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। डिप्रेशन क्या है कि वो एक इंसान की ऐसी अवस्था है कि जिसमें लगातार 2 हफ्ते तक इंसान को लो मूड रहता है, मन उदास रहता है। पहले 3 चीज़ों में मन लगता था, उसमें मन नहीं लगेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहता है, बिना कुछ काम किए शरीर भारीपन, थकान रहती है, इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, अटेंशन कंसंट्रेशन कम हो जाता है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसके अलावा जो है पुराने विचार जो है वो बार बार दिमाग में घूमते हैं, तो इंसान को पश्चाताप होता है, रात की नींद कम हो जाती है, खाना कम हो जाता है। ये तो आई एम सो सॉरी, बीच बीच में थोड़ा इंटरप्ट भी करूंगा मैं आपको। ये तो सभी को होता है, मतलब अभी का भी नहीं है, ये बहुत पहले से भी होता है और मतलब ये तो हर इंसान को होता होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जिसको नहीं होता है। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए इसीलिए इसका एक क्लासिफिकेशन का मेथड है। मेथड क्या है कि हम सभी को, जैसे कि अगर हमारे किसी बॉस ने हमको डांट दिया, घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो कैसा होता है कि सभी लोग ऐसा 2 से 4 दिन, 5 दिन, इवन तक कि 10 दिन तक इंसान जो है वो उदासी महसूस कर सकता है। मगर डिप्रेशन जो है उसकी एक इवैल्यूएशन की प्रोसेस ये है कि एटलीस्ट सैड, लो मूड जो है वो परसिस्टेंटली एटलीस्ट 2 वीक्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए। लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो है, बॉडी में एनर्जी कम, ये सब एटलीस्ट 2 वीक्स तक होना चाहिए। उसके बाद ही आप डिप्रेशन का डायग्नोसिस जो है वो बना सकते हैं। मतलब जैसे कभी कभी मैंने शायद पहले भी पूछा आपसे कि कई लोग छोटे छोटे चीज़ों से मतलब ना उसको टेंशन ही बोलें शायद, या मतलब उसको दिमाग में लेकर घूमते हैं और वही उनके दिमाग में चलते रहता है, तो वो भी एक सिम्टम से मतलब है जिसको हम डिप्रेशन में बोल सकते हैं। देखिए मैं क्या मानता हूँ ना कि ओवर थिंकिंग जो है वो हर एक इंसान करता है। एग्जैक्टली। बट बेसिकली क्या होता है कि हमारे ना माइंड में अगर आप सोचेंगे कि आप बचपन से लेकर अभी तक जितने भी स्ट्रेस में रहे होंगे, बैक ऑफ द माइंड जो है वो एक पॉजिटिव वॉइस रहती है, एक आवाज़ रहती है जो आपको बताती है कि चलो अभी नहीं, बाद में सब ठीक हो जाएगा, भगवान की देन है, कोई बात नहीं, अच्छा बुरा वक्त जो है वो सभी का आता जाता है। इंसान अपने आप को समझा के रिकवर कर लेता है इवेंचुअली। बट काफ़ी टाइम क्या होता है कि जब इंसान के मन में वो सकारात्मक आवाज़ या फिर वो जो पॉजिटिव वॉइस है वो आनी बंद हो जाती है, तो इंसान को नेगेटिविटी छोड़ के और कुछ दिखेगा ही नहीं। ओवर थिंकिंग रहेगी, लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं दिखेगा, छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेशन होगी, इरिटेबिलिटी होगी, उसका इफेक्ट घर पे, काम पे, समाज में, हर जगह देखने को मिलता है। तो कैन वी कोरिलेट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एज वन एंड द सेम? एक्चुअली क्या है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो दोनों डिसऑर्डर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली साथ में ही अकर करते हैं। कि डिप्रेशन के साथ है एक एंजाइटी का कंपोनेंट जो है हमेशा बढ़ा रहता है। अब बेसिकली एंजाइटी क्या है? एंजाइटी जो है वो बेसिक रेस्टलेसनेस है कि आप एक जगह पे आप बैठ नहीं सकते, आप एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते, आप फोकस नहीं कर पाते। ये भी जो है ये किस वजह से होता है कि ब्रेन में जो सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है, जब वो कम हो जाता है दिमाग में,
उसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी ये दोनों चीज़ें होते हैं। बट फ़र्क क्या है कि एंजाइटी जो है वो ह्यूमन स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, अनटिल एंड अनलेस कि वो बिना ट्रिगर के हो रही हो, सिर्फ तभी जाके वो बीमारी मानी जाती है। जैसे कि बच्चे जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले हम सभी को एंजाइटी होती है, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है एंजाइटी ख़त्म हो जाती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम लोग जैसे रामनगर में हैं, अगर हमारे सामने कोई शेर आ जाता है, अगर हमको एंजाइटी नहीं होगी तो हम बस उसको अप्रिशिएट करने में रह जाएंगे कि अरे कितना बड़ा शेर है, इसकी मूछें देखो, पूंछ देखो, तब तक वो आके खा जाएगा। एंजाइटी का मतलब है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, है ना, कि या तो आपने शेर से लड़ना है नहीं तो भाग जाना है। तो एंजाइटी ह्यूमन स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी है। बट जब ये बिना किसी ट्रिगर के होती है ना, बाग कुछ नहीं है बट एकदम से आपको एंजाइटी स्टार्ट हो गई, और इसके फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम एस्थमा या हार्ट अटैक के सिम्टम्स को मिमिक करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनको पैल्पिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ लोग जो होते हैं उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होनी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ लोग के हाथ पाँव काँपने लगेंगे, कुछ लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को बार बार वॉशरूम आता है, कुछ लोग जो होते हैं उनके शरीर का एक भाग सुन्न हो जाता है, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं। बट इसकी एक फ़ीचर क्या है कि ये स्टार्ट होगा 10 मिनट में पीक करेगा, 10 मिनट वैसे ही रहेगा, 10 मिनट में कम हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 10 to 30 मिनट्स की जो है इसकी ड्यूरेशन रहती है। तो दिस इज एंजाइटी, बट डिप्रेशन थोड़ा डिफरेंट ही दिख रहा है। एंजाइटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। या एंजाइटी जो है दे ऑफन कोएग्जिस्ट टुगेदर बट दीज आर डिफरेंट डिसऑर्डर्स। और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी में कुछ दवाइयाँ सिमिलर होती हैं। तो आजकल ये गूगल रानी जो है, ये सभी लोग पहले सच्ची में ये कि प्रॉब्लम ये है ना, सबसे पहले गूगल में देखते हैं लोग। अब एक दवाई के 4 डिफरेंट मतलब वो होंगे, मतलब क्यूरिंग होगा। बट ये लोग सोचते हैं अरे यार इसने डिप्रेशन का दे दिया, इन्होंने मुझे एंग्जाइटी का दे दिया, मुझे एंग्जाइटी नहीं है, मुझे डिप्रेशन नहीं है, तो फिर वो उसको अवॉइड कर देते हैं या फिर डॉक्टर के ऊपर मतलब। तो ये एक मैसेज आप ना कि मतलब सरल तरीके से अगर हम समझा सके पब्लिक को कि भाई एक मेडिसिन के बहुत सारे रूप हैं, और प्लीज़ अपना एक्सपर्टीज जो है गूगल को मत दीजिए, डॉक्टर के ऊपर भी कुछ छोड़िए। दूसरी बात क्या है ना, देखिए कि जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप बेसिक न्यूरोबायोलॉजी देखोगे तो सीरोटोनिन जो है वो आपका डिप्रेशन में भी कम हो रहा है, एंजाइटी में भी कम हो रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी कम हो रहा है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में भी कम हो रहा है ना। बट कैसा है कि जब भी आप सेरोटोनिन को इंक्रीज़ करने वाली कोई भी दवाई लेंगे तो इंसान उसको सर्च करेगा, उसमें लिखा आएगा एंटी डिप्रेशन, तो उसको लगेगा कि अरे मेरे को डिप्रेशन हो रहा है तो मेरे को डिप्रेशन की दवाई दे दी। बात उसका रिलेशन डिप्रेशन से नहीं है, उसका एंटी डिप्रेशन का मतलब क्या है कि सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन कम हो गया, डिप्रेस हो गया, आप उसको बढ़ाने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं उसको एंटी डिप्रेशन बोलते हैं, मतलब कि वो जो है वो डोज इंक्रीज़ करेगा उसकी। तो बेसिकली वो है। अब जैसे क्या होता है कि काफ़ी टाइम पे जो है लो डोजेज़ में एंटीसाइकोटिक जो हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी में अच्छी हेल्प करते हैं, तो वो भी यूज़ करते हैं। बट क्या होगा कि उसमें जब आप सर्च करेंगे तो उसमें लिखा आएगा कि ये स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई है। अच्छा, इसमें स्किज़ोफ्रेनिया तक का लिखा रहेगा, तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया का आ जाएगा कि आप एंटीसाइकोटिक आपने यूज़ किया ओवर थिंकिंग कम करने के लिए या मूड बेटर करने के लिए। तो उसमें क्या होगा, फिर ले अरे मेरे को तो भ्रम की बीमारी नहीं ये मेरे को बेफालतू में इसकी दवाई। तो मतलब घुमा फिरा कर ज़्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगाएं। अगर थोड़ा मतलब आजकल थोड़ा फीस ज़्यादा हो गई है डॉक्टर साहब की, पहले 500 थी 700 हो गई है, बट जो भी एक बार कंसल्ट आपकी लाइफ है उसमें एक बार कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। बेसिकली क्या है ना कि इवन तक कि अगर आपको कंफ्यूजन है, आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उनसे जाके कंफर्म कीजिए कि भाई मैंने ये गूगल पे सर्च किया था, इसमें ये दिखा रहा है, आपने मेरे को दवाई किस रीज़न से दी, मेरे को इतना बता दो, खत्म हो गया। या फिर जब कंसल्ट कर रहे हैं तभी पूछ लो कि इसमें भाई तभी सामने कर लो, 2 सेकंड में और बता दीजिए, क्योंकि ये प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन गूगल और एनी अदर सोर्सेज अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर इज सेइंग कि अरे भाई ये इसके लिए है, तो कुछ रीजन से दे रहे होंगे ना। तो अपना दिमाग और या फिर गूगल का नहीं करें। और ये जो आप सेरोटोनिन लेवल जो बोल रहे हैं, हाउ वी कैन इंक्रीज नेचुरली? देखिए नेचुरली जो होता है वो सबसे अच्छा, जो इस पर जितनी रिसर्च हुई है, इवन तक कि यूरोप में भी जितनी रिसर्च हुई है, यूके में रिसर्च हुई है, इसमें रिसर्च हुई है, उसमें देखा गया है कि योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक हेल्थी डाइट, इंडल्जिंग इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़, है ना, हॉबीज़ बेसिकली, वो जो है वो नेचुरली इसको रेज करती है। तो अगर समझ लीजिए किसी को डिप्रेशन या एंग्जाइटी है, और क्योंकि इन जनरल आजकल के लाइफ में ना बच्चे कर रहे हैं, ना बुजुर्ग लोग करते हैं, ना कोई नहीं करता है,
तो अगर वो अपने सिस्टमैटिक रूटीन में ये सब चीज़ें ला दें, कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब, और डेली ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें वीकली, जैसे ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि 200 मिनट्स पर वीक एटलीस्ट आप उसको मतलब स्प्लिट कर लीजिए और अपना एक्सरसाइज शेड्यूल वो सब कर लीजिए। तो अगर ऐसे करें तो शायद ही धीरे धीरे दवाइयों की भी जरूरत ना पड़े। डेफिनेटली देखिए, जो माइल्ड सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन रहते हैं ना, वो तो इवन तक कि अगर आप योगा और मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, आप उसको रूटीनली करते हैं, लेट्स से 10 मिनट्स योगा, 10 मिनट्स मेडिटेशन है, और हाफ एन आवर इवनिंग में आपकी जो भी क्रिएटिव एक्टिविटी है या जो भी हॉबी है आप उसको फॉलो कर लीजिए। माइल्ड लेवल्स ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन वो तो योग और मेडिटेशन से खत्म हो जाएगा ना। तो इसमें कोई चिंता घबराने की वैसे कोई बात नहीं है। ये 3 मंथ्स ज़्यादा 6 मंथ्स डाउन द लाइन अगर लेकर ये चीज़ें फॉलो कर ले तो शायद सॉरी इसकी जरूरत भी ना पड़े। डेफिनेटली। ओके। और एक चीज़ मुझे पता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि ये योगा स्पेसिफिकली एक सर्टेन एज के बाद नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत सीनियर सिटीजन है ऐसा माना जाता है, क्योंकि फिर उनको शायद नींद में प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ है? एक्चुअली क्या है ना, देखिए यूजुअली तो कोई भी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी जो है वो इवनिंग टाइम में नहीं करना नहीं। अच्छा, इवनिंग में नहीं करें, सवेरे कर सकते हैं। मॉर्निंग में जो है मॉर्निंग में करना चाहिए। और इवन तक कि देखिए आपकी बॉडी जितना परमिट करती है, एट द एंड ऑफ द डे एक्सरसाइज आपको उतनी नहीं करनी चाहिए। सही बात है। तो योगा में जो है, अगर आप एक ओल्ड एज में हैं तो हो सकता है कि आप सूर्य नमस्कार ना कर पाएँ, आपके बैक पेन हो रहा हो, बट सिंपल प्राणायाम, अनुलोम विलोम तो कर ही सकते हैं। ओके। ये डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है, और बच्चों में स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। ये पेरेंट्स के लिए कुछ एडवाइस है, क्योंकि ना काफ़ी बच्चे लोग पढ़ाई को लेकर प्रेशर में आते हैं। कुछ लोग मतलब आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो क्या कुछ एग्जांपल्स देते हुए बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बहुत बच्चे ना पढ़ाई को लेकर या किसी और चीज़ से इतने परेशान हैं कि कभी कभी आप सुनते भी, सभी लोग जानते हैं, सुसाइड कर रहा है कोई बच्चा, कोई ये कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम आइडेंटिफाई कैसे करें पेरेंट्स, और इसको कैसे डील करें घर पे, ताकि ये सब मतलब बच्चों को हम अच्छे से हैंडल कर सकें ये सब चीज़ों से? देखिए मेन चीज़ जो है ना, इसमें जो सबसे बड़ा रोल जो है मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया ना, जो कि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर क्रिएट करता है ना। ओके। अब जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे हम लोग छोटे थे तो हम लोग अपने फ्री टाइम में क्या करते थे कि हम लोग बाहर जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, दौड़ते थे, बाकी चीज़ें करते थे। आजकल क्या है कि बच्चे जो हैं उन्होंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। Exactly. कहीं ना कहीं वो मोबाइल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या बाकी चीज़ों पे लगे रहते हैं, है ना। अब इन सब प्रॉब्लम्स के साथ सबसे बड़ा इशू क्या है कि जहाँ पे आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, जैसे सपोज आप एक हल्द्वानी में एक किड है, राइट, आपकी वहाँ पे जो है आप इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हो और आप किसी को देख रहे हो दिल्ली में या बॉम्बे में, आपको उसको देख के लग रहा है कि यार इसकी लाइफ कितनी चिल है, ये वहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है ना। आपकी लाइफ जो है वो हिसाब से नहीं होगी, लाइफ उसके हिसाब से भी नहीं होगी। सही बात। क्योंकि ऑनलाइन में तो इंसान जो अपनी बेस्ट पॉसिबल चीज़ होता है वही दिखाने की कोशिश करता है, राइट। तो उससे क्या होता है कि वो जो गैप आपको लगता है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक वो फोकस इंसान का जो अपनी रेगुलर स्टडीज़ होती हैं, रेगुलर चीज़ें होती हैं, उससे हट जाता है ना। अब जैसे पहले जब हम लोग जैसे पहाड़ी हैं तो अब देखिए हमारे वहाँ पे पहले लिवाइस सिवाइस ये सारी चीज़ों के कहाँ थे, है ना। कुछ गए चीज़ जहाँ जीन्स पकड़ी है उनको तो बस ब्लू ब्लैक और उस टाइप की जीन्स मालूम थी, ब्लैक टी शर्ट ले ली, रेड टी शर्ट ले ली। जब तक सोशल मीडिया हमारी लाइफ में नहीं आया, जब तक हम बाहर उस चीज़ से एक्सपोज नहीं हुए, तब तक हमको कहाँ नहीं क्यों आएगी मालूम था। अपने तो बांटा ही सब कुछ था, सही बात है ना। तो कहीं ना कहीं वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं। उसके बाद पेरेंट्स जो हैं उनकी भी ऑब्वियसली बात है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ट्यूशन्स हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, है ना, उनकी भी एक्सपेक्टेशन रहती है। कहीं वो एक्सपेक्टेशन जो है ना वो मिसमैच हो जाती हैं बेसिकली। दूसरा क्या है कि एक जो सबसे बड़ा चेंज जो हमने खुद अपने बच्चों की लाइफ में किया है वो बेसिकली क्या है कि हमने बच्चों के लिए बचपना करने के लिए कोई टाइम नहीं छोड़ा। जैसे मेरे पास जितने पेशेंट्स हैं बच्चे, मैंने उनको देखा है, वो स्कूल से आने के बाद उनके पास 1 घंटा है, उसी में उनको लंच भी करना है, उसी में उनको रेस्ट भी करना है। तो वो बच्चा अगर 2:30 बजे आ रहा है, वो 3:30 बजे तक लंच कर रहा है, 3:30 बजे के बाद वो जा रहा है 2-3 ट्यूशन अटेंड करने, आधे घंटे के लिए वापस आ रहा है, फिर एक ट्यूशन जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर वो 2-3 घंटे पढ़ाई कर रहा है, रात को सो रहा है। तो उनके पास टाइम ही नहीं है कोई भी चीज़ अपने पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए।
आप उधर देखिएगा, पब्लिक के लिए आइए। हाँ श्योर। तो कैसा है ना कि वो जो चीज़ें हैं वो सबसे मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी एज पेरेंट्स हमारी भी उसमें गलती है। थर्ड चीज़ क्या है ना कि जैसा आप पूछ रहे थे कि फीचर्स क्या होते हैं, बेसिकली क्या है कि अगर आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे का मूड जो है वो कॉन्स्टेंटली लगातार इरिटेबल ही हो रहा है, ओके, चिड़चिड़ापन ही हो रहा है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। बच्चा जो था अगर उसकी पहले कुछ हॉबीज़ थी जो वो नियमित रूप से किया करता था, एंजॉय करता था, वो नहीं कर रहा है, उसकी एपेटाइट कम हो गई है, उसकी नींद पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो ये डेफिनेटली स्टार्टिंग के कुछ रेड फ्लैग्स या फिर वार्निंग साइंस हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आप जो सोशल मीडिया का बोल रहे थे, दिनचर्या शुरू होती है बच्चों की या सभी की आजकल, पहले फ़ोन से शुरुआत होता है क्या है, फिर एग्जैक्टली ख़त्म भी होता है नींद भी जब। और दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से जो सोशल मीडिया में हम जो इंस्टाग्राम फेसबुक जो शॉर्ट्स देखते हैं वो इतनी जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये जो अपना ब्रेन भी उसको स्कैन करने तक ये मतलब इतना फास्ट वो प्रोसेस होता है ये सब। तो क्या ये सब चीज़ें भी मतलब आपको लगता है कि ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं? बेसिकली देखिए कैसा है ना कि जो फेसबुक या इंस्टाग्राम वाली ये जो कंपनीज जो हैं ये इसमें बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये ड्रग्स की तरह है। ओके, जो आप शॉर्ट्स की बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या दिखा रहा है आपको, वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा है। राइट। कि आपने जो है किसी इंसान को लैम्बोर्गिनी ड्राइव करते हुए देख ली, आपने कोई फीमेल को या मेल को रिवीलिंग क्लोथ्स में जो है वो देख लिया, वो चीज़ क्या है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जब आ रही है तो आपका डोपामिन हिट मिल रहा है आपको, है ना। जैसे कि अल्कोहल या चरस गांजा या फिर स्मैक या फिर नशा करने के बाद जो डोपामिन हिट मिलता है, वैसे ही आप जब वो स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको एक डोपामिन हिट मिल रहा है, थोड़ी देर के लिए आपको मज़ा एडवेंचर आ रहा है ना। बट जहाँ पे आपने वो चीज़ करनी स्टॉप की, आपने अपना मोबाइल बंद करके नीचे रखा, आप रखते ही उस चीज़ को दोबारा मिस करने लग जाएंगे। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि अब वो डोपामिन रश नहीं मिल रहा है, तो अब कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो रही है और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सामने वाले की लाइफ से कंपेयर करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि अब आपको एडिक्शन हो गई है मोबाइल की, वो डोपामिन हिट की, तो आपको नॉर्मल आपकी हॉबीज़ में जो डोपामिन रश मिला करता था, क्रिकेट खेल के, रनिंग करके, नॉवल पढ़ के, वो नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो वो एक बड़ा कुल रीज़न है। मिलाकर मेरे हिसाब से डॉक्टर बोल रहे हैं कि जितना अवॉइड कर सकें सोशल मीडिया, एक्चुअली आप जो देख रहे हो वो भी सोशल मीडिया ही है, बट ये अच्छी चीज़ है। हाँ, ओके। तो सोशल मीडिया जितना अवॉइड कर सकें अवॉइड करिए, और लेडीज स्पेशली, अब लेडीज़ डांटना मत या मेरे से नाराज़ मत होना, मैं अपने क्योंकि मैं अपने घर के नाम भी नहीं ले सकता वाइफ का, क्योंकि फिर वो घर पे डंडे पड़ेंगे। तो ये जो बिना वो जब तक वो बेड में जाकर ऐसे करके आधा घंटा नहीं देखेंगे नींद नहीं आती है। तो ये मैं, और फ़ोन को कम से कम 2 फीट या 5 फीट या जो भी है उसको रखने का कुछ मतलब ऐसा कुछ है लॉजिकल होगा तो एक बार प्लीज़ आप बताइए। मतलब मैं बोलूँगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा, वही डॉक्टर बोलेंगे तो आपके। देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ समझाऊँ कि आपके फ़ोन्स में एक ऑप्शन होगा ब्लू लाइट फ़िल्टर, है ना। आप जीवन तक की जो चश्मा पहनते होंगे उसमें भी ब्लू लाइट फ़िल्टर वाले ग्लासेस आते हैं। बेसिकली क्या है कि मोबाइल से जो रेज़ निकलती हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं सन की रेज़ को मिमिक करती है, मतलब कि वाइट लाइट या ब्लू लाइट होगी। तो उससे क्या रहता है ना, उससे दिमाग को कन्फ्यूजन रहती है कि भाई अभी दिन हो रही है, रात हो रहा है, सवेरा हो रहा है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, मेलाटोनिन जो होता है ना वो टिपिकली आपका 5-6 बजे के आसपास रिलीज़ होता है, और उसके बाद जो है उसके बाद फिर वो पीक पे जाके 9-9:30 बजे के बाद पीक पे जाएगा, तो फिर आपको स्लीप आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप फ़ोन का लगातार बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि मेलाटोनिन आपका प्रॉपर टाइम पे सीक्रेट नहीं होगा, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि आजकल जो एक सबसे बैड हैबिट्स है एज पेरेंट्स, हम लोग क्या करते हैं कि अब हमारे घर में छोटा बच्चा है, अगर वो रो रहा है, वो तंग कर रहा है, हमने क्या किया, फ़ोन मोबाइल निकाला दे दिया, है ना। अब हमारे हिसाब से क्या है कि हम उसको ललेबाई सुना रहे हैं या कुछ भी उसको सुना रहे हैं, हमें क्या लगता है कि बच्चा उससे चुप हो जा रहा है, बट ऐसा है नहीं। मेन चीज़ क्या है ना, अभी यूएस में जो भी रिसेंट रिसर्च हुई है उसमें ये देखी गई है कि अगर आपके बच्चों में स्क्रीन का एक्सपोजर, स्क्रीन में आपका टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल हो गया, अगर वो 3 घंटे से ज़्यादा है तो आपके बच्चे को आगे जाके एंजाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। तो इस वजह से चीज़ें अवॉइड करना है जितना अवॉइड। मोबाइल फ़ोन अपने बेडरूम से बाहर ही रख के सो।
तो ये डिप्रेशन एंग्जाइटी स्पेसिफिकली टॉपिक था। अब है हमारा सब्सटेंस अब्यूज़। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको धन्यवाद देना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को और उनको जो ये सप्लाई कर रहे हैं नशा, क्योंकि अगर वो रोक देंगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा डॉक्टर साहब। अब इसको टिप्पणी समझिए या जो समझते हैं, बट मजाक कर रहा था क्योंकि अगर ये होगा ही नहीं तो मतलब आपके पास पेशेंट नहीं आएंगे। तो ये लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं, लाओ जो कर सकते हो करो, और फिर आपके पास आते हैं बच्चे बड़े बुजुर्ग जो भी है। अल्कोहल में सबसे पहले यहाँ पहाड़ में एक चीज़ देखी गई है, मैं स्पेसिफिकली इसको बोलना चाह रहा हूँ कि इन जनरल पहाड़ में मदिरा पान बहुत ज़्यादा होता है, राइट। कोई भी आदमी लेकर, आदमी लेडीज़ का तो नहीं पता, आदमी हर दूसरा आदमी अल्कोहल पीता है। तो लेडीज़ जो परेशान हो जाती हैं वो क्या करती हैं, किसी तरह वो किसी बाबा का या किसी से मतलब आयुर्वेदिक या पता नहीं कहाँ से पता कोई देता होगा एडवाइस, तो वो एडवाइस लेकर क्या करती हैं अपने पति को या अपने बच्चे को या अपने जो भी है तो उनको देती हैं। ये सबसे पहले मुझे इसके बारे में आप थोड़ा उजागर करिए, इससे होता क्या है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे अल्कोहल जो है वो तो अब क्या है कि हमारी सोसाइटी का एक नॉर्मल पार्ट सा बन चुका है ना। इसेंशियली क्या हुआ है कि अगर आप देखेंगे हमारे पहाड़ में कि अगर चाहे भले किसी की शादी हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है, सब में आजकल जो है वो ड्रिंक कॉमन है। मतलब कि अगर आप किसी मैरिज में भी जाएंगे वहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपने चाहे भले ही 56 प्रकार के भोग रखे हो, बट अगर वहाँ पे अल्कोहल नहीं है तो लोग बोलते हैं कि शादी जो है मज़ा नहीं आया उसमें। अच्छा, जो स्पेसिफिक जो पाउडर है या जो वो दवाई है बेसिकली उसका नाम होता है डाइसल्फिराम। हाँ, एक मिनट, डाइसल्फिराम बेसिकली क्या करता है कि ना वो उसकी हल्की प्रॉपर्टी जो है, हल्की प्रॉपर्टी तलब कम करने वाली है, बट उसकी मेजर प्रॉपर्टी क्या है ना कि अगर आपने अल्कोहल पिया है तो अल्कोहल जो है वो पचता है, मेटाबोलाइज होता है, वो बीच में उसका पाचन रोक देता है, जिसकी वजह से बॉडी में एक टॉक्सिक केमिकल जिसका नाम एल्डिहाइड होता है वो बनता है। अब क्या होगा, जब भी एल्डिहाइड बॉडी में जो है जब वो ज़्यादा बनेगा तो उसमें क्या होगा कि इंसान को जो है वो रिएक्शन होगा, क्योंकि वो शरीर के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, जहर टाइप का है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान को जो है उल्टी होगी, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, मुंह पे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाएंगे। तो हमारे परिवार में महिलाएं या पुरुष जो भी अगर वो दवाई आप खाने में मिला के दे रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ पार्ट रिएक्शन का एक पार्ट है। कोई इंसान अगर ज़्यादा सेंसिटिव हुआ तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है वो दवाई लेके, और पहाड़ में काफ़ी लोगों की हुई भी है मृत्यु, है ना। तो वो जो दवाई है ना, इवन तक कि जब हम लोग भी किसी को देते हैं तो हम लोग को एक डाइसल्फिराम कंसेंट पे पेशेंट के साइन कराने पड़ते हैं कि आप जो है, आपको पता है कि आप डाइसल्फिराम ले रहे हैं। अगर आपने डाइसल्फिराम लेते 48 से 72 घंटे में कभी भी ड्रिंक किया तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट रिएक्शन जिसमें कि मृत्यु भी हो सकती है वो आपको झेलना पड़ सकता है ना। एक चीज़ तो वो है। दूसरा क्या है कि यही जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो उसका पाउडर बना के भी गोली को बेचते हैं। एग्जैक्टली है ना, कि आपने खाने में मिला के दे दिया। अब हमारे जो घर वाले हैं वो इतने इनोसेंट हैं, उनको ज़्यादातर लोगों को जो मैंने देखा है वो लोग क्या बोलते हैं कि हम उल्टी वाली दवाई दे रहे हैं, कि अगर हमने वो दवाई दी है, अगर ये थोड़ी उल्टी करेंगे तो अगली बार से निकल जाएगा, लेने डर के कारण नेक्स्ट टाइम नहीं लेंगे। पर होता बिल्कुल उल्टा है ना। तो इसीलिए ये टैबलेट जो है बिना पेशेंट को बताए हुए, क्योंकि इस टैबलेट का एम जो है वो डराना है कि अगर मैंने टैबलेट ले रखी है मैं अगले 48 घंटे तक ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ, अगर मैंने किया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पेशेंट को ये टैबलेट बता के देनी सबसे ज़रूरी है। ओके, जो ये मतलब ये आयुर्वेदिक या बाबा के जो देते हैं, मगर समझ लीजिए कंटिन्यूअसली कोई पी रहा है, अब वो दवाई लेने को तैयार नहीं है, तो उस कंडीशन में एक सॉल्यूशन बताइए। देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या है, फिर अगर इंसान जो है वो कोई रुकने को तैयार नहीं है, वो घर वालों की बात मानने को तैयार नहीं है, डॉक्टर के पास आने को तैयार नहीं है, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि फिर जो है फिर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि आपको पेशेंट की जान बचानी है। तो आपको जो है उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है उसमें एडमिट, रिहैब में भी नहीं जा रहा। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। आई एम सो सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब हो रहा है, बट मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो जूझ कर जो हो रहे हैं ना, वो सब इसीलिए लिख कर मैंने सोच रहा था कि तुम पूछूंगा एक चीज़ है। तो ये जो अगर रिहैब में नहीं डालना है
और कंटिन्यूअसली पी रहे हैं कोई, तो उनको बंद कराने के लिए क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, मतलब सोल्यूशन है उसका? देखिए, अभी जितनी स्टडीज़ हुई हैं और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये देखा है कि अगर आप लो डोज एंटीसाइकोटिक चालू करते हैं ना, तो उससे जो है इंसान की एटलीस्ट अगर वो पहले दिन में 1 बोतल ड्रिंक कर रहा था, तो मे बी वो उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है ना। क्वांटिटी एक बार ही कम होगी तो हो सकता है कि वो थोड़ा एमिनेबल हो बातचीत के लिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म अल्कोहल का असर क्या होता है ना, इंसान की पर्सनैलिटी चेंज होती है, वायलेंट होता है, एग्रेसिव होता है, रात को सोएगा, सुबह उठेगा, घबराहट बेचैनी होगी, हाथ पांव काँप रहे होंगे, दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी। सुबह ड्रिंक करेगा, सुबह का असर 4-5 घंटे का रहेगा, दोपहर में उतरेगी, फिर दोपहर में ड्रिंक करेगा, और फिर शाम तक उतरेगी, शाम को ड्रिंक करेगा। कभी कभार लो डोज एंटीसाइकोटिक जो होते हैं ना, वो ये जो हाइपर एक्टिविटी होती है ब्रेन में जो इसके कारण आती है, उसको कम करने में सहायक होता है। तो मेरे ख्याल से वो एक ऑप्शन है मगर, तो ताकि थोड़ा कम भी करें तो फिर बातचीत कर उनको कर दिया जाए। ओके, अल्कोहल का हो गया। वैसे तो अल्कोहल लेना नहीं चाहिए, चलो ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। बट लेडीज़, स्पेशली पहाड़ी लेडीज़, ये बिना टोटका पोटका बाबा की जो हैं, मतलब जो अपने पति या किसी को भी दीजिएगा मत, क्योंकि ये बहुत उल्टा ही करेगा। ये सीधे वो इंसान को इधर नहीं रोकेगा, नहीं दारू, वो सीधे ऊपर ही पहुंचाएगा। ये एक चीज़ हो गया, और हो गया अल्कोहल का हो गया। अब आते हैं हम वीट, चरस, गांजा। अच्छा, और ये क्या है, और एक चीज़ अल्कोहल में, मैं सो सॉरी, मैं आपका समय ले रहा हूँ, बट फिर बहुत दिनों के बाद आप मिलोगे नहीं। बहुत समय से ट्राई कर रहा था मैं। तो अल्कोहल जैसे एक इसमें बिंजिंग मैं बोलना भूल गया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदा 3-4 महीने बहुत सही रहता है, बिल्कुल, मतलब आप करोड़ रुपया दे दो वो पलट के नहीं देखेगा। अब लग गई मुंह पे, चाहे वो बियर हो या विस्की हो या जो भी अल्कोहल का कोई भी रोग, वो चालू हुआ तो फिर वो 1 हफ्ता 10 दिन कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप लेता है, फिर अपने आप ही पता नहीं क्या होता है, बुद्धि में क्या आ जाता है, फिर वो बंद करता है। तो ये एक्चुअली मैंने बहुत सर्च किया, तो शायद इसे बिंजिंग बोलते हैं। इसके बारे में कुछ आप किसी को एनलाइटन कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये सोचते हैं ना, घर वाली भी या मतलब लेडीज जो कभी कभार ही लेते हैं। हाँ, ये कभी कभार लेते हैं, बट ज्यादा ले लेते हैं, कुछ दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, सोचते हैं जिनको नहीं, हाँ, फिर रोक देते हैं। बट ये एक नशा ही है, मतलब विच इज कॉल्ड बिंजिंग। तो देखिए, तो क्या है कि अल्कोहल के पैटर्न जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। तो 2 सबसे कॉमन पैटर्न जो है, वो एक इंसान जो है वो कंटिन्यूस ड्रिंक कर रहा है। दूसरा पैटर्न जो है उसको बिंज ड्रिंकिंग पैटर्न बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो नहीं पी रहा, वो 2-3 हफ्ते तक नहीं पी रहा, 2-3 महीने तक नहीं पी रहा। पर जैसे ही फिर उसने पीना स्टार्ट किया, वो तब तक पीता रहेगा जब तक वो बेहोश ना हो जाए, बिस्तरे पे ना गिर जाए। वो कंटिन्यूसली 5, 6, 8, 9 दिन पिएगा। उसके बाद जैसे जैसे अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स को बॉडी में दिखने लग जाएंगे, घबराहट बेचैनी होगी, हाथ पाँव कांपने लग गया, है ना, एपेटाइट कम हो गई, वीकनेस हो गई, स्लीप में डिस्टर्बेंस हो गई, कानों में आवाज़ें आने लग गई, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इंसान कुछ समय के लिए छोड़ देता है, पर 2-3 महीने बाद जो है वो दोबारा स्टार्ट कर देगा। पर प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए, बिंजिंग इज़ एज डेंजरस एज कंटिन्यूस ड्रिंकिंग, इफ नॉट लेस। उसका कारण क्या है कि सीधे लीवर को ओवरलोड कर रहा है। बिल्कुल, आप जो है आप लीवर को 10 डेज के लिए स्ट्रेस में डाल रहे हैं, 15 डेज के लिए जैसे ही वो हल्का रिकवर होने की कोशिश करता है, फिर बम्बार्डिंग कर रहे हैं, आप फिर बम्बार्डिंग कर रहे हैं। सेकंड थिंग क्या है ना कि बिंजिंग जो है वो इवेंचुअली बाद में जाके कंटिन्यूस ड्रिंकिंग में कन्वर्ट हो ही जाती है। ओके, तो इसका भी शायद सॉल्यूशन है। मतलब ये कुछ समय तक या लंबे समय तक, ये कोई भी कोर्स ऑफ जो भी रहेगा, इसके लिए मेडिकेशन है। अगर अच्छा, और एक चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर पेशेंट आना नहीं चाहता है, बट जो भी है, मतलब रिलेटिव्स या इमीडिएट वाइफ जो है वो उनको किसी तरह बंद कराना चाहती हैं, तो मतलब ये ऑप्शन है ना कि मेडिसिन दे सकते हैं किसी चीज़ में, चाय में या किसी में, तब पूछ से डॉक्टर से पूछ पाछ के और उनका सिम्टम्स पूरा बताकर, केस बताकर, वो बिना बोले भी दिया जा सकता है, जो कि सेफ है। एक्चुअली लो डोज एंटीसाइकोटिक जो होते हैं ना, वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बट कैसा होता है, कहीं ना कहीं देखिए 2 चीज़ें होता है। एक तो ब्रेन में हाइपर एक्टिविटी होती है, उसको कम करने के लिए इंसान अल्कोहल पी रहा है, या फिर अल्कोहल के कारण हाइपर एक्टिविटी हो रही है। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है कि लो डोज एंटीसाइकोटिक जो होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी कम करते हैं, तो वो इवन तक कि एक प्रकार की अल्कोहल की डोज रिडक्शन करने में भी हेल्प करता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग, या फिर कुछ समय के बाद बंद किया जा सकता है? देखिए, वो जो है ना, वो तो एक्चुअली क्या है कि पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहले काउंसलिंग जरूरी है, फिर
हाँ, जैसे आपने मेडिकेशंस दी, कुछ टाइम में कंट्रोल में आए, फिर आपने काउंसलिंग की, उनको जो सही में असली जो प्रॉब्लम्स हैं, मे बी एंजाइटी की, डिप्रेशन की, आपने उसको ट्रीट किया, आपने एंटी क्रेविंग ड्रग्स दिए, फिर कुछ महीने बाद जो है, फिर आपको जब लगा कि भाई पेशेंट की मोटिवेशन स्ट्रांग है, पेशेंट खुद बोल रहा है कि मेरी मोटिवेशन स्ट्रांग है, तो फिर आप मेडिसिन की डोज कम करके जो है Okay. फिर आप उसको बंद कर सकते हैं। ओवरऑल प्रोसेस या ड्यूरेशन कितना रहता होगा, साल 2 साल? देखिए मेरे ख्याल से एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट विद एंटी क्रेविंग ड्रग्स तो चलना ही चाहिए। Okay. और ये ज़्यादा महंगा दवाइयाँ भी नहीं है शायद ना? नहीं नहीं। शराब से तो खैर ज़िंदगी से क्या बढ़ के रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम, ये सबसे अच्छा टॉपिक है ये, जो जिसमें हम लोग बहुत दिनों से काम भी कर रहे हैं, चरस, गांजा और ये जो अफीम जो भी बोलते हैं, मैंने देखा भी नहीं है। ये जो बच्चे लोग, खैर बड़ों का मैं अभी बात ही नहीं करना चाह रहा, बट सभी के लिए टॉपिक है ये। बच्चे बुजुर्गों में ये लोग जो आजकल न्यू जनरेशन में, अभी एक रिसेंटली मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, एक रिसेंट 10 साल का बच्चा वीट का पकड़ा गया, उसको किसी ने लाइव कैप्चर किया, वो देखकर दिल ऐसा हो गया धक 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 करके। तो इसके बारे में प्लीज़ बताइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग अल्कोहल एंड द डिफरेंस बिटवीन वीड और चरस गांजा काइंड ऑफ थिंग। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि बात जो है वो पोटेंसी की है, बात जो है वो इफेक्ट की है, और बात जो है वो साइड इफेक्ट की है। Right. लेसर ऑफ टू इविल्स जो होता है बेसिकली, कि दोनों में से कौन ज़्यादा बुरा है, इसमें हमको वो देखना पड़ेगा। अल्कोहल जो है वो अगर इंसान 1 या 2 बारी ड्रिंक करे, नेक्स्ट 2 to 5 to 6 डेज़ में उसका जो इफेक्ट है वो कम या फिर वो ख़त्म हो जाता है ब्रेन से। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि चरस, गांजा, भांग ये बेसिकली एक ही प्लांट से आता है, राइट। है ना। तो तीनों चीज़ों की जो है वो पोटेंसी में फ़र्क है। बट अभी क्या हुआ है ना, अगर आप रिसेंटली देखेंगे, कोई भी नशा पहले काम कैसे करता है कि वो वही कर रहा है कि आप ले रहे हो, आपकी वो डोपामिन ब्रेन में बढ़ा रहा है, डोपामिन बढ़ा रहा है, तो उससे आपको अच्छा लग रहा है, वो जो अच्छा लग रहा है, आपका ब्रेन जो है, माइंड जो है, उस बिहेवियर को रिपीट करना चाहता है। Exactly. उसकी वजह से जो है फिर आप वो दोबारा वो हैबिट में एंगेज हो रहे हो, राइट। कैनबिस का क्या है कि अगर आप उसको ले रहे हो, अगर किसी ने 3 या 4 बारी भी उसको लिया है, जस्ट यूज़ किया है, तो भी उसमें जो है पर्सनैलिटी चेंजेस, साइकोटिक बिहेवियर, कानों में आवाज़ें आना, डर लगना, शक होना, है ना, अग्रेसिव हो जाना, है ना, अटपटा व्यवहार, बिहेवियरल चेंजेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये लाइफ लॉन्ग रहती है? अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में आप मानेंगे नहीं कि अभी जो डिएडिक्शन सेंटर्स है, मैं 4 देखता हूँ, वहाँ पे हर दूसरा पेशेंट जो है वो कैनबिस का है। कैनबिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? यही चरस, गांजा हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, पहाड़ी में अतर भी बोलते हैं ये जो पत्तों को घस के जो बनाते हैं वही है? बिल्कुल। वो इतना डेंजरस होता है क्या? हाँ, तो क्या है ना कि हर दूसरा पेशेंट जो है यहाँ पे हर एक डिएडिक्शन सेंटर में वो कैनबिस का है। ओके। आप मानेंगे नहीं कि इवन तक कि अगर कोई लड़का 3 या सिर्फ 4 बार इस्तेमाल करने पे भी उसको परमानेंट पर्सनैलिटी चेंजेस या साइकोसिस हो सकते हैं, उसकी हो सकता है कि उसको दवाइयाँ जो है वो काफ़ी लंबे टाइम में, लाइफ टाइम चलें। बेसिकली क्या हो रहा है ना, देखिए डोपामिन जो है वो डबल एस वर्ड है। आपने क्या किया कि आपने अल्कोहल लिया, आपने चरस, गांजा लिया, आपने स्मैक लिया, उससे क्या हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है। नॉर्मली क्या होना चाहिए इंस्टेंसेस में, डोपामिन रिलीज हुआ, डोपामिन निकला, आपको मज़ा आया, डोपामिन वापस नॉर्मल आ गया। आजकल चरस, गांजा, इन सब में देखने में क्या मिल रहा है कि वो जो डोपामिन बढ़ना स्टार्ट हुआ वो फिर रुका ही नहीं, वो बढ़ता ही गया। और जब भी डोपामिन का एक्सेसिव रिलीज होगा तो उससे क्या होगा कि इंसान जो होता है उसको साइकोटिक सिम्टम्स या फिर भ्रम की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद वो इतना कंटिन्यूस राइज हो रहा है कि आपको भ्रम की बीमारी की जो दवाइयाँ होती हैं आपको बेसिकली वो देनी पड़ रही है ताकि उसका डोपामिन लेवल जो है वो नॉर्मल आ जाए। ओके, है ना। तो ये जो मैं इसमें नहीं आऊँगा अभी, मेडिकेशन जो दे रहे हैं वो कुछ टैबलेट्स या दवाइयाँ तो स्किज़ोफ्रेनिया में जो देते हैं वो भी सेम होती होंगी, क्योंकि उनका माइंड को पहले शांत करना होगा ना। बेसिकली क्या है कि स्किज़ोफ्रेनिया में भी अगर आप न्यूरोबायोलॉजी देखेंगे तो सेम ही है, उसमें भी क्या है कि डोपामिन जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है।
ओके। तो आप एंटीसाइकोटिक मतलब क्या हो गया, डोपामिन एंटागोनिस्ट मतलब क्या हो गया कि डोपामिन को नॉर्मल या कम करने वाली दवाई आप यूज़ कर रहे हैं। ये उन पेरेंट्स के लिए जो एक एडवाइस दीजिएगा या कैसे पता करें, क्योंकि आजकल ना बच्चों में भले ही अच्छे घर से, कोई भी घर से बच्चे हाँ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने सर्कल में कोई उनको इन्फ्यूज़ करता है, धीरे से पता नहीं चलता है। तो ये पेरेंट्स को कैसा पता चले कि ये खाली बिहेवियर से पता चलेगा लोगों को, या फिर कैसे पता चलेगा? देखिए बेसिकली क्या है कि गांजा जो होता है ना, वो उसकी बहुत ही एक पिक्यूलियर पंजेंट स्मेल रहती है। अच्छा, ओके कि वो जो है ना, अगर आपका बच्चा घर में कर रहा है तब तो पूरे घर में ही फैल जाएगी। ओके अगर बाहर से करके आ रहा है तो भी उसके कपड़ों में, उसके मुंह से आपको पता लग जाएगा। ओके सेकंड थिंग क्या है कि जब बच्चा घर में आ रहा है ना, वो आपको कोई भी लॉजिकल बात जो है वो करते हुए दिखेगा नहीं, है ना। ओके। काफ़ी टाइम क्या होता है कि अगर बच्चा करके आ रहा है, नशे में है, तो वो एक ही जगह पे फिक्सेटेड है। अच्छा, आप उसे कुछ बोले जा रहे हैं, वो एक ही जगह देखे जा रहा है, वो हिल विल नहीं रहा है ना। काफ़ी केसेस में जो आइज़ में हाइपरीमिया है, फिर आंखें लाल हो जाती हैं बेसिकली, है ना, वो चीज़ देखने को मिलती है। दूसरा क्या है कि आपको धीरे धीरे ये दिखेगा कि बच्चा अपनी सारी जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, हॉबीज़ थी, वो छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो डोपामिन रश उसको उससे मिल रहा है, वो और किसी चीज़ से नहीं मिल रहा है ना। तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके आपको बिहेवियर में चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, खाना हो सकता है कि आपको उसका एपेटाइट कम देखने को मिले, स्लीप डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी। अगर धीरे धीरे साइकोसिस डेवलप हो रहा है, भ्रम की बीमारी डेवलप हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि अटपटा व्यवहार होगा, इंसान अकेले बैठ के बड़बड़ाने लगेगा, हंसने लगेगा, है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है, वो 2 ईयर्स से कैनबिस ले रहा है। उसने होटल मैनेजमेंट किया हुआ था, 2 साल पहले किया था। 2 साल से वो चरस गांजा फूंक रहा था। घर वालों ने 1-2 बारी पकड़ा, फिर वो एग्रेसिव हो जाए तो घर वाले थोड़ा शांत रहने लगे। घर वालों ने समझाया, उसके बाद जो है उसने कम कर दिया, पर छोड़ा नहीं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था। अब कैसा है ना, घर वालों को ये नहीं मालूम कि गांजे की जो एक सिगरेट होती है ना, या एक बीड़ी जो होती है, वो एज़ लो एज़ आपको 10 रुपये में एक मिल जाती है। ओके। तो उनका बच्चा जो है वो क्या बोल रहा है उनसे कि मैं मोमो खाने जा रहा हूँ, मेरे को 20 रुपये दे दो। घर वाले सोच रहे हैं कि आधा प्लेट मोमो ही आएगा, 20 रुपये में आजकल आता क्या है। वो बाहर जाके जो है 2 बीड़ी मार ले रहा है उसकी। सही है। अभी उसकी जब मेडिसिन चालू हुई वो सही हुआ। पिछले 2 साल से उसको अपने फ्यूचर पे बिल्कुल फोकस नहीं था। ओके। अब पिछले 1.5 महीने से उसको एंजाइटी हो रही है कि मेरा 2 साल बर्बाद हो गया, मेरे को जल्दी से जाके काम स्टार्ट करना है। ओके। तो वो चीज़ है ना, देखिए इंसान का नॉर्मल बिहेवियर जो है वो प्रगति या उन्नति का है। इंसान खाली नहीं बैठ सकता। सही बात। अगर वो खाली बैठे तो कोई ना कोई कारण है, वो मानसिक रूप से हो सकता है कि इतना स्वस्थ ना हो, वो तभी वैसा कर। ये और एक चीज़ देखा गया, जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि यार इसका क्या कहते हैं, हमारे पहाड़ में ज़्यादा है ये, इसको छल लग गया या भूत लग गया या ये हो गया, और विभूति लगाते हैं, वो थोड़ा ठीक हो जाता है। फिर 1-2 दिन बाद फिर वही। तो पेरेंट्स लोग, अगर ऐसा है, आपका थोड़ा भी शक होता है, तो इमीडिएटली मेरे हिसाब से इनको, क्योंकि अगर वो देरी करेंगे, दिन पे दिन जैसे लेते रहेगा, फिर तो बढ़ता जाएगा ना। देखिए एक्चुअली क्या है कि तो जैसे हम लोग पहाड़ी हैं, ठीक है, पूजा पाठ हमारे कल्चर में है। आप पूजा पाठ भी कराइए, मगर आप ट्रीटमेंट भी कराइए। एग्जैक्टली। क्योंकि कैसा है कि हो सकता है कि भगवान ही आपको गाइड कर रहा हो ट्रीटमेंट के लिए, देवी देवता ही गाइड कर रहे हो। अभी एक साउथ अफ्रीका में नया ट्रेंड चला है, जो ये हो गया, और स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। इसमें जो पहले सिम्टम्स होते हैं, तो सब लोग अंधविश्वास होकर मतलब जागर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो आप साउथ अफ्रीका में ये लोगों ने क्या किया है, जो क्या डगरिया क्या बोलते हैं, हाँ। उस टाइप के जो वहाँ के लोग हैं, उन लोगों को बोला गया है, इस टाइप उनको ट्रेन किया गया, बोले कि इस टाइप के आपके पास कोई भी केस आते हैं, उसको खड़ी है सब विभूति जो लगाते होंगे अपने पड़ोस में, वो लगाइए, बट इमीडिएटली उसको डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाइए। तो ऐसे यहाँ पे एजुकेट करना चाहिए शायद लोगों को। एक्चुअली क्या है ना, आई थिंक गुजरात गवर्नमेंट ने एक शायद इस पे ना, गवर्नमेंट ने या वहाँ पे जो एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे उन लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया था। अच्छा। तो उन लोगों ने क्या किया था कि गांव-गांव में जाके, जहाँ पे जैसे बाबा लोग हैं या ना इन सब चीज़ों का इलाज करने वाले लोग हैं थ्रू फेथ, उनसे जाके बात की थी, उनको लक्षण समझाए थे, उनको बोला था कि आप अपने हिसाब से करो, है ना। बट अगर आपको ऐसा लगे ना कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, बाकी चीज़ नहीं हो रही है, क्या फिर ये मानसिक बीमारी ही हो सकती है, तो आप जाके रेफ़र कर दो, है ना, मेडिकल कॉलेज में या फिर कहीं भी डॉक्टर को, कि ताकि पेशेंट जो है ना उसको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। बट मैं एक
भाइयों बहनों, गवर्नमेंट के लिए इंतज़ार मत करना, इनको कुछ नहीं पड़ी है, तुम खाओ पियो जो करो, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ये अपने बच्चों का वो है, तो आपको जैसे ही लगता है इमीडिएटली आप मेरे हिसाब से करना चाहिए इनको। अगर मैं गलत, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ लेके आएगी ये सब, ये हो गया। आई एम सो सॉरी अगर कुछ गलत समझ रहे होंगे, तो वीड गजरा हो गया या सिगरेट गुटखा, ये इसका तो खैर है इलाज। मतलब आजकल एक नई टैबलेट भी कुछ आई है जिससे लेने से होता है। ये एक हो गया टॉपिक। ये सेकंड टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। थर्ड है स्कीजियोफ्रेनिया, जो हम जिस पे आप आ रहे थे। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं लोगों को पता ही नहीं चलता, फिर वही हम जागर वागर करते हैं, ये कुछ करते हैं, बट लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि भाई ये स्कीजियोफ्रेनिया है। तो इसके थोड़ा सिम्टम्स बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब प्लग के अंदर भी रुई लगाते हैं, बोलते हैं कोई मुझे वॉच कर रहा है, कोई मुझे ये कुछ कर रहा है। ये एक बेसिक पता है मुझे, और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होंगे। देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया जो है बेसिकली वो भ्रम की बीमारी है ना। तो भ्रम में क्या होता है कि अब इसमें लक्षण जो है दो प्रकार के देखे जाते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव लक्षण। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो इंसान के पहले जीवन में नहीं थे, पर एक नॉर्मल इंसान के जीवन में नहीं रहते हैं, बट वो प्लस हो जाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, डर लगना, शक होना, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई मेरा फ़ोन ट्रैक कर रहा है, कोई मुझे ट्रैक कर रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, है ना। कानों में आवाज़ें आना, इंसान का उन आवाज़ों को रिप्लाई देना, मतलब अकेले बैठ के बड़बड़ाना, हंसना, विजुअल हेलुसिनेशन, चीज़ें दिखाई देना, है ना। वाइब्रेटरी टैक्टाइल हेलुसिनेशन कि मेरे अंदर कीड़ा चल रहा है, या इस प्रकार की चीज़ें। ये जो है इनको पॉजिटिव लक्षण बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। इसके जो दूसरे लक्षण रहते हैं उनको नेगेटिव लक्षण बोलते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है कि एक सामान्य इंसान के जीवन में जो चीज़ें रहती हैं, पर वो इन पेशेंट्स में माइनस हो जाती है। जैसे कि जो आकलन करने की क्षमता होती है उसको कम कर देना। आकलन मतलब एनालिसिस, एनालिटिकल, तो वो जो है उसका कम हो जाना, अपने भविष्य के बारे में सोच पाना, इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें कर पाना। ज़्यादातर इंसान जो है वो लो मूड की कंप्लेंट करता है ना। चीज़ों में मन नहीं लगना, एक जगह पे बैठे रहना, तो लगातार एक ही जगह पे बैठे रहना, है ना। अब पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो होते हैं ना, उसमें क्या है कि उसमें इंसान का व्यवहार इतना अटपटा हो जाता है कि आपको तुरंत नोटिस हो जाएगा। ओके। अग्रेसिव हो जाएगा, घर से बाहर भागने लग जाएगा, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, है ना। तो वो जो है वो एक स्किज़ोफ्रेनिया के बेसिक सिम्टम्स यही होते हैं। बेसिकली डर लगना, शक होना, डिल्यूजन, जो भ्रम होते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ इसका सोल्यूशन है, मतलब क्यूरेबल है ये? बेसिकली एक्चुअली क्या है ना, इसका जो पैटर्न जो है वो 33% है कि लगभग 33% पेशेंट्स जो होते हैं, आपने उनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट चालू किया, आपने एक डोज पे उनको ट्रीटमेंट चालू किया, जिस डोज पे उनमें ऑलमोस्ट 80-90% इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट से कि 8 to 10 मंथ्स उनको सेम मेडिकेशन पे उतनी डोज पे मेंटेन की। उसके बाद आप जो है फिर धीरे धीरे मेडिसिन घटाते हैं। एट द एंड ऑफ 2 years आप दवाई जो है वो आप बंद कर देते हैं। ये अगर वो भी उसमें वो रहता होगा ना लेवल, अगर कम रहा है उसमें भी कुछ वो रहते होंगे। बेसिकली क्या है ना कि अगर ट्रीटमेंट सही हो तो सिम्टम्स की सीवैरिटी उतनी मैटर नहीं करती, इंसान ठीक हो जाता है। क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो इंसान के ब्रेन के लिए नहीं होती है ना, तो नहीं मतलब न्यू होती है, तो उससे क्या होता है कि इंसान अच्छा रिस्पॉन्ड करता है फर्स्ट एपिसोड में। और एक चीज़ है इसमें, सॉरी, ये क्या होता है ना, कुछ दवाइयाँ जब लेते हैं, कोई पेशेंट लेता है या पेरेंट्स के लिए भी है जो सब उनके साथ आते हैं, जमती नहीं है। मतलब 1-2 दिन कभी चक्कर आ रहा है, नींद गिर रहा है, मतलब कुछ अजीब से वो सिम्टम्स होते हैं, तो लोग घबरा कर, अरे भाई मैं तो गलत डॉक्टर के पास पहुंच गया, उसने तो बेकार डॉक्टर, तो पहले तो डॉक्टर ही बेकार हो गया वो, फॉर एग्जाम्पल। और फिर वो जाते नहीं है, फिर वो दूसरे जगह जाते हैं, तीसरे जगह जाते हैं, फिर वो नहीं होता है। तो एक सजेशन सबको दीजिएगा कि भाई एक 1 शॉट में अगर आपको नहीं हो रहा तो आप फिर से आइए, कम से कम इसको 4-5 टाइम्स मेरे हिसाब से आपको रिपीटेडली, भले ही वो 1-2 दिन का गैप हो, मेरे हिसाब से करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं एज ए डॉक्टर? देखिए, बेसिकली क्या है ना कि स्किज़ोफ्रेनिया ऐसी इलनेस है जिसमें ऑन एन एवरेज एक मेडिसिन ही काफ़ी होती है तबियत ठीक करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि ना मेडिकेशन जो है ना उनके अपने अपने इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब कैसा है कि अब जैसे अगर कोई पेशेंट है, उसको रात को नींद नहीं आ रही है ना, और उसको साथ में स्किज़ोफ्रेनिया भी है कि स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, कानों में आवाज़ सब कुछ आ रही है,
तो इसमें एक दवाई होती है जैसे कि ओलेंजापिन, उसके साइड इफेक्ट में स्लीप है। तो अगर आपने सिर्फ वही गोली चालू कर दी तो उससे उसको नींद भी आ रही है, उससे उसकी बीमारी भी ठीक हो रही है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होती है कि ना काफ़ी टाइम इंसान दिन भर जो है बहुत वॉयलेंट एग्रेसिव रहता है। तो क्योंकि आपके पास मीन्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट इंसान को जो है वो आप कोई एक टेम्परेरी जिससे उसकी एंजाइटी कम हो जाए, थोड़ी स्लीप हो जाए, इनिशियली आपको चालू करते हैं। दूसरा क्या है ना कि हो सकता है कि स्टार्ट की जो मेडिसिन है लगभग आप ये मानिए कि 15 या 20% पेशेंट्स पे वो हो सकता है कि कोई एडवर्स इफेक्ट लेके आ रही हो, मे बी स्लीप ज़्यादा हो रही हो, बाकी चीज़ें हो रही है। बट कैसा है ना कि वो आप मेडिकेशन चेंज कीजिए अफेक्ट प्रोफाइल के साथ, वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये स्किज़ोफ्रेनिया का है, अगर आपको बदलाव मतलब मेरे हिसाब से कंसल्ट कर लीजिए, कोई दिक्कतें आ रही होगी तो। अभी मैं आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया, एक लास्ट और एक है खींच लेता हूँ, फिर मैं आपको तो बहुत दिन तक परेशान नहीं करूँगा। ये हो गया एसेंशियल क्या है, एसेंशियल ट्रेमर एंड पार्किंसन। ये जिसके हाथ कांपना, ये पार्किंसन दोनों अलग अलग हैं थोड़े बहुत, बट सिम्टम्स जो है बेसिकली सेम है। तो ये इसका इलाज है कि सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली क्या है ना कि पार्किंसंस जो है वो ये जो मोहम्मद अली बॉक्सर थे उनको ये इसी से गए हैं ऊपर। हाँ, बेसिकली क्या होता है ना कि ब्रेन में जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, उनमें डैमेज है, प्लस क्या है कि डोपामिन की जो है वो कमी हो जाती है। इसलिए बेसिकली आप क्या करते हैं कि सिंडोपा या फिर लीवाडोपा इस टाइप की मेडिसिन जो होती है उससे हटाने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में ट्रेमर्स होता है, स्लोनेस ऑफ थिंकिंग, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, ये जो है ये 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। गेट जो होती है वो वेरी कर जाती है, इंसान जो है वो बहुत झुक के इसमें ये देख रहा था 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स थे जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेमर्स और इसके बारे में दिया था, बट ये ज़्यादा नहीं, मतलब इसका इलाज है। अगर हाथ वाथ काँप रहे हैं तो आप मतलब या तो ये एसेंशियल ट्रेमर में आएगा या पार्किंसन में आएगा, तो इसका इलाज ज़रूर है। तो हाँ। इसके लिए आप डॉक्टर के पास बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल। और कैसा है कि इवन तक कि आप इसमें काफ़ी सही मेडिकेशंस भी हैं, है ना, जिनका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी कम है। और ट्रेमर्स जो है वो काफ़ी हद तक एटलीस्ट एक इंसान के लिए कि वो एक डिग्निटी से जी पाए, लोग उसको नोटिस ना करें, है ना, इतनी डिग्निटी से वो ट्रेमर्स जो कंट्रोल हो जाता है। और कुछ लोग समझ लीजिए जो मेडिकेशन नहीं लेते हैं तो इसके कुछ सीरियस इफेक्ट्स भी हैं, जैसे मतलब कोई मौत हो जाना या आगे जाके बहुत ज़्यादा हो जाना, ऐसा कुछ होता है इसमें? देखिए एक्चुअली क्या है ना कि पार्किंसंस जो है वो आगे जाके जो है ना वो डेफिनेटली एंड ऑर्गन डैमेज, क्योंकि ब्रेन में भी करेगा, बाकी चीज़ों में भी करेगा। इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वही इतनी घट जाती है कि आपको पार्किंसनिज्म के साथ एंजाइटी, इवन तक कि साइकोसिस भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इंसान का लाइफ स्पैन जो है डेफिनेटली कम करती हैं। कुल मिला के ये सारी मतलब ऑलमोस्ट ऑल सभी हम चीज़ें कवर कर लें। डिप्रेशन बच्चों में स्पेशली, एंग्जाइटी ये हो गया, नशा हो सकता है। अब आप अपनी तरफ से कुछ विशेष मैसेज देना चाह रहे हैं पब्लिक को? देखिए कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है तो पहले डिस्कस करो, शायद डिस्कस करने से आधे से ज़्यादा तो सॉल्यूशन मिल जाता है। मैं ही बेसिकली वही बोल रहा था कि ना पहले से ना, जब जैसे अगर आपकी फैमिली में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप एक बच्चे हैं, है ना, सबसे पहले सामने वाले की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है, वो किस प्लेस से आ रहा है ना। काफ़ी टाइम क्या होता है ना कि वी आर टू क्विक टू जज, है ना, बहुत जल्दी किसी के बारे में कोई नोशन बना लेते हैं, तो वो चीज़ जो है ना वो चीज़ सही नहीं है। अगर आपकी अपने बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो बच्चे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, है ना। कभी कभार क्या होता है ना कि देखिए हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वी आर ऑलवेज गवर्न बाय इनसिक्योरिटीज़, है ना, असुरक्षा हम सभी के मन में रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम सामने वाले इंसान के बारे में ऑलरेडी चीज़ें पहले से सोच के रखते हैं, जो कि 99% होती नहीं है। अब क्योंकि क्या होता है कि वो एक टाइप का बायस है कि अगर मेरे को लग रहा है कि सामने वाला इंसान जो है वो मेरे बारे में गलत सोचता है या फिर ये है ही ऐसा, ये चिड़चिड़ा है, तो मैं ना बाकी सारी चीज़ें मेरा दिमाग इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ उन्हीं बातों पे ध्यान देगा जो मेरा बायस कंफर्म करता है कि ये इंसान वही, हाँ ये चिड़चिड़ा है, ये वैसे ही है, ये नकारात्मक इंसान है, इस टाइप से चीज़ें हो रही है, ये बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये बच्चा मोबाइल पे लगा है, उसको कोई भी बीमारी हो सकती है।
बट बेसिकली क्या है ना कि आजकल दूरियां इतनी हो गई है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप के साथ डिस्कस करने में डरते हैं फॉर द फियर ऑफ जजमेंट, है ना, कि हमें फिर से वही 4-5 लाइन सुनने को मिल जाएंगी कि मतलब घुमा फिरा के इन लोगों को, माँ बाप लोगों को भी ज़्यादा आजकल ज्ञान नहीं देना है, एज ए फ्रेंड बात करके हो सका तो एक सोल्यूशन देना ज़्यादा बेटर है। और चीज़ें जो है ना वो इवेंचुअली बेटर हो जाएंगी। देखिए बातचीत जो है वो सबसे अच्छा तरीका है चीज़ें बेटर करने का। और नशा के लिए तो आप कर ही रहे हो काम, बहुत सारा वो हो रहा है। नशा मुक्ति का तो कुछ मिल भी गया है अगर जो होता है, खैर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलते। हमसे बने रहने के लिए डॉक्टर रवि, अभी तक आपको शायद बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। नंबर मैं अभी शेयर नहीं करूँगा क्योंकि पूरा पब्लिक में है, परेशान कर दोगे। अगर जिसको जाना है, पीली कोठी है शायद ना, पीली कोठी है। और आपको बैकग्राउंड ये जो सजा धरा के मैं दूसरे उसमें कर रहा हूँ, तो शायद उसको अलग अलग शॉर्ट्स करके निकालूंगा। मैं नौ सीखिया हूँ और वैसे चाहता भी नहीं किसके पास समय हो टिक 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 करके साफ करे। तो जो है खरी खरी सामने बुला है। थैंक यू सो मच। इनके पीछे ये एक्चुअली ना फ्री ऑफ वो है। तो क्या बोलूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स, बट थैंक यू सो मच। और फिर अगर कुछ और टॉपिक मिलता है तो मैं आपको पीछे पड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं जब तक मेरे को मिलता नहीं सोल्यूशन में पीछे लगा रहता हूँ। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच और फिर मिलते हैं। ओके, ये इसको बंद कर लेता हूँ एक बार। आपका कितना समय ले लिया? 51।